हम यहाँ पर ये मणिकांत सर की बुक पढ़ कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हमने पहला चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ मैं कि इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे तीन इतिहास लेखन हुए हैं, साम्राज्यवादी, नव साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी या मार्क्सवादी, है ना। राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी। अब इन तीन लेखकों ने कैसे मॉडर्न हिस्ट्री को लिखा है, इस बारे में हम इस पहले वाले अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। इसके इतर अब हम यहाँ से शुरू करते हैं मार्क्सवादी लेखन से, इसी का दूसरा पार्ट, ठीक है। कि इसमें क्या मार्क्सवादी लेखन क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में, क्या कहता है मार्क्सवादी लेखन। शुरू करते हैं। आगे मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उद्भव हुआ। इसकी आधारशिला रजनी पाम, दत्त, एम एन राय, ए आर देसाई आदि ने रखी। तो तीन नाम याद रखने हैं मेजरली, रजनी पाम, दत्त, एम एन राय और ए आर देसाई, है ना। साम्राज्यवादी लेखन के विपरीत मार्क्सवादी लेखक स्पष्ट रूप से आरंभिक विरोधाभास और एक बनते हुए राष्ट्र की प्रक्रिया की समझ प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। साम्राज्यवादी लेखन के विपरीत है पहली बात तो यहाँ पर मार्क्सवादी लेखन, और ये एक आरंभिक विरोधाभास को एक बनते हुए राष्ट्र की प्रक्रिया, आरंभिक में तो विरोधाभास था, फिर राष्ट्र की प्रक्रिया बनी है, ठीक है। और वो लोग कह रहे थे कि राष्ट्र की कोई प्रक्रिया नहीं बनी है, हमेशा विरोधाभास रहा है कुलीन वर्ग और क्या बोलते हैं निम्न वर्ग के बीच में। इसके आगे पढ़ते हैं। उसी तरह राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के विपरीत मार्क्सवादी इतिहासकार भारतीय समाज के आंतरिक विरोधाभास को भी स्पष्ट करते हैं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के विपरीत मार्क्सवादी जो इतिहासकार राष्ट्रवादी ये राष्ट्रवादी की विपरीत हैं, और साम्राज्यवादियों यानी कि और सावर्ण की भी विपरीत है, ठीक है। आंतरिक विरोधाभास को भी स्पष्ट करते हैं, परंतु उनमें से अधिकतर और विशेषकर रजनी पामदत्त प्रारंभिक साम्राज्यवाद विरोधी विरोधाभास और द्वितीयक आरंभिक विरोधाभास के प्रति अपने रुख में एकीकरण स्थापित नहीं कर पाते कि दोनों एक नहीं थे, अलग अलग थे। और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को वर्ग या सामाजिक संघर्षों का दर्जा देते हैं, और साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष है वो आपस में सामाजिक संघर्ष थे, ना कि साम्राज्यवाद को हटाना चाहते थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन मतलब इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम अपने विश्वास से बहुत ज़्यादा खुश थे, जो कि गलत है। वे राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि अगर इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक सेंटेंस और बनूंगा, इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें पिक्चर देखनी है तो हमारी अभी रिसेंटली पिक्चर आई है ना, जो महाराष्ट्र में बनी है, क्या नाम है उनका, अहिल्या भाई होलकर के ऊपर भी बनी है, या फिर और भी बहुत सारी पिक्चरें बनी हैं। तो पहली लड़ाई तो खुद से थी और दूसरी लड़ाई अंग्रेज़ों से थी, ठीक है। ऐसा ही लोग कह रहे हैं। वे राष्ट्रीय आंदोलन को संरचनाबद्ध बुर्जुआ आंदोलन मानते थे, मतलब एक स्ट्रक्चर है और बुर्जुआ है, मतलब कुलीन वर्गीय इसमें शामिल है। वे राष्ट्रीय आंदोलन के वर्गीय चरित्र की व्याख्या भी संघर्ष की विधि एवं प्रकार के संदर्भ में अर्थात इसके अहिंसक चरित्र के संदर्भ में करते हैं, अहिंसक चरित्र के संदर्भ में करते हैं, है ना। किसकी इसकी व्याख्या तथा इस संदर्भ में भी करते हैं कि नेतृत्व ने किसे पीछे हटने की युक्ति एवं समझौते की नीति अपनाई, किसे कैसे पीछे हटने की युक्ति और समझौते की नीति अपनाई। कुल मिलाकर मार्क्सवादी लेखक भी एक संतोषप्रद विकल्प देने में असफल रहे, क्योंकि आमतौर पर इनका लेखन अति सामान्य होता था और कभी कभी इनका वर्ग विश्लेषण कुछ अधिक ही यांत्रिक हो उठता था। तो मतलब इस लेवल का इन्होंने नहीं लिखा है कि इसको एक मानक दर्जा दिया जाए। आगे चर्चा करते हैं। आगे कुछ इतिहासकार जो मार्क्सवादी परंपरा के अंतर्गत ही लिखते रहे हैं और जिनमें बिपिन चंद्र प्रमुख हैं, अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते देखे जाते हैं। वे औपनिवेशिक भारत में विरोधाभास का स्वरूप, प्रारंभिक और द्वितीयक विरोधाभासों में संबंध, राष्ट्रीय आंदोलन का वर्गीय चरित्र, बुर्जा एवं अन्य सामाजिक वर्गों के बीच संबंध और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके नेतृत्व आदि पर प्रकाश डालते हैं। हमें यहाँ पर ये देखना है कि बिपिन चंद्र की किताब मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि यूपीएससी में सभी लोग प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। इन्होंने 4 से 5 बिंदु दिखाए हैं। पहला बिंदु है विरोधाभास का स्वरूप, दूसरा बिंदु है प्रारंभिक और द्वितीयक विरोधाभास संबंध, तीसरा है राष्ट्रीय आंदोलन और वर्गीय चरित्र, चौथा है बुर्जुआ एवं अन्य सामाजिक वर्ग, और पाँचवा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इन्होंने 5 बिंदु हैं जो कि शॉर्ट में नोट कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किंतु अपनी तमाम सीमाओं के बीच मार्क्सवादी दृष्टिकोण या परंपरा भी ही ऐसी है जिसमें कृषक प्रतिरोध के बहुसंख्यक अध्ययन आते हैं। साम्राज्यवादी या नव साम्राज्यवादी संप्रदाय इस पक्ष के बारे में लगभग पूरी तरह खामोश रहा है। राष्ट्रवादी का योगदान बहुत ही कम रहा है, ठीक है। और राष्ट्रवादी का योगदान तो बहुत ही कम रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। सबाल्टर्न या उपाश्रयवादी। सबाल्टर्न वो वर्ग है जो निम्न वर्ग की परिस्थितियाँ कैसी थी उसके बारे में चर्चा करता है, मॉडर्न हिस्ट्री में उस पे लेखन करता है, ठीक है, उस वर्ग पे लेखन करता है। इसके बारे में देख लेते हैं। लेकिन हाल में इतिहास लेखन का एक नया संप्रदाय सामने आया है जिसे लोकप्रिय शब्दावली में उपाश्रयवादी या सबाल्टर्न संप्रदाय कहा जाता है। हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिखने सबाल्टर्न के लिए। इसमें पहले के समस्त इतिहास लेखन को अभिजनवादी इतिहास लेखन कहकर रद्द कर दिया, जिसके पास जनता के इतिहास की समझ में योगदान देने को कुछ भी नहीं है। इसमें इस पुराने तकंजर और अभिजनवादी इतिहास लेखन की जगह उस चीज़ को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे नया उपाश्रयवादी या जनता का इतिहास लेखन कहा जाता है। इस पूरे सेंटेंस का इतना सा मतलब है कि यहाँ पर सबाल्टर्न ने कहा है कि जो पहले मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी या साम्राज्यवादी आए, है ना, साम्राज्यवादी में भी ओल्ड और न्यू, तो ये सारे के सारे एक अभिजात वर्ग को ही लिख रहे हैं, निम्न वर्ग की स्थिति कैसी है समाज में उस पर प्रकाश नहीं डाल रहे हैं। सबाल्टर्न इतिहास लेखन के संस्थापक रंजीत गुहा को माना जाता है। 1980 में ये दृष्टिकोण स्थापित हुआ। आगे इस दृष्टिकोण को स्थापित करने में पार्थ चटर्जी ने भूमिका निभाई है और भारत में ज्ञानेंद्र पांडे, उर्वशी बटालिया, रितु मेनन आदि इस दृष्टिकोण के प्रवर्तक रहे हैं। हमें इसमें मेजरली 5 नाम याद करने हैं। इसमें भी पार्थ चटर्जी, रंजीत गुहा, ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञान और इंद्र दोनों हैं उनके पास, उर्वशी बटालिया और रितु मेनन, सही है। एक आधुनिक विद्वान सुमित सरकार भी इस दृष्टिकोण के प्रभाव में लिखते रहे हैं, है ना, और छठवें सुमित सरकार हो गए। अब आ जाते हैं विशेषताएं। इस दृष्टिकोण के अनुसार चाहे वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन हो अथवा मार्क्सवादी या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, सभी एक समान दोष के शिकार हैं। ये सभी दृष्टिकोण राष्ट्रीय आंदोलनों में नेताओं की भूमिका को अधिक करके दर्शाते हैं, जबकि किसी भी आंदोलन में जनसामान्य नेतृत्व को दिशा देता, ना कि नेतृत्व जनसामान्य को। यहाँ पर सिंपल सा ये मतलब है कि जनसामान्य नेतृत्व को दिशा देता है, यहाँ की नेतृत्व जनसामान्य को दिशा देता है। आज भी यही होता है। अगर भारत में कानून पास हो जाता है, कृषि कानून, तो जन सामान्य ये अपनी इच्छा से उस कानून को, उस नेतृत्व को खारिज कर देते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है, इन्होंने ऐतिहासिक विश्लेषण में नेतृत्व की भूमिका की जगह सामाजिक प्रक्रिया पर अधिक बल दिया है। तो इन्होंने बोला है कि नेतृत्व किसने किया ये डिपेंड नहीं करता है, समाज की क्या प्रक्रिया रही है उसके अनुसार नेतृत्व बदले है, उस पर चर्चा की। योगदान क्या है इनका, सिंपल है। इस दृष्टिकोण ने जनजाति और किसान आंदोलन के अध्ययन में विशेष योगदान दिया है और प्रत्येक आंदोलन में निचले स्तर के दबाव को दर्शाने का प्रयास किया है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये वाला कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद में अगला चैप्टर करेंगे यूरोपीय व्यापार का उद्भव तथा विकास। ओके, थैंक यू।